हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। मेरा कल इंटरव्यू था, यानी कि 24 जुलाई 2026 को, और ये इंटरव्यू का इस्तेमाल आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, और इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल रॉ और रियल एक्सपीरियंस होने वाला है, अनफिल्टर्ड होने वाला है। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू में पहले क्या होता है कि आपको कोई स्लॉट दिया जाता है। तो मेरा जो स्लॉट था वो दोपहर वाला स्लॉट था, यानी कि आफ्टरनून वाला स्लॉट था। तो हमें 12 से 2 बजे तक के बीच में ऐसा सिस्टम था कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचते कहाँ पर हैं, तो रिगार्डिंग BSUSC के लिए हमें बुलाया गया था BIT कैंपस में। और उस कैंपस के आसपास क्या है कि कोई भी फोटोकॉपी की दुकान नहीं है। तो जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका जेरोक्स कुछ छूट गया है, तो आपको दूर जाना पड़ता है। तो अगर आप कल जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, या भविष्य में अगर आपका उस सेंटर पे पड़ता है इंटरव्यू, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छी बात वहाँ पर क्या है कि ब्लिंकिट जो है वो प्रिंट आउट की सुविधा वहाँ पर है। जैसे ब्लिंकिट से आप लोग ऑर्डर करते होगे खाना, फूड, राशन वगैरह मंगवाते हैं ब्लिंकिट से, और भी खाने पीने के सामान। तो ब्लिंकिट से क्या होता है कि प्रिंट आउट्स भी आ जाता है। कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, PDF फाइल अपलोड करना होता है, प्रिंट आउट्स भी ब्लिंकिट से आ जाता है। तो जस्ट इनकेस अगर आप अकेले हो तो आप ब्लिंकिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल कैसे प्रक्रिया होती है। तो जैसे अगर आपका 12 से 2 बजे का टाइम है, और तो आपको क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपको एंट्री करने के लिए बोला जाएगा कि 12 बजे से आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि ये आफ्टरनून स्लॉट है, तो मॉर्निंग स्लॉट वाले अगर बच्चे अगर अंदर बैठे हुए होंगे, तो हो सकता है ये 12 का टाइम जो है 12:15 हो जाए, 12 साढ़े 12 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आप अंदर जाएंगे, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम में सीटिंग स्पेस आप अराउंड समझ लो 200 लोगों का सीटिंग स्पेस होगा। 200 या 250 आप मान सकते हैं, इतने लोगों का सीटिंग स्पेस होगा अंदर में। ये मैं अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 250-300 मान सकते हैं, इतना सीटिंग स्पेस होगा। 2 सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो रहा था। एक तरफ हिंदी का हो रहा था और एक तरफ आपका इकोनॉमिक्स का हो रहा था। तो ऐसे सबको बैठ जाना है। वहाँ पर आमतौर पे गार्जियन अलाउड नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट होंगे। मोबाइल, बैग आप सब कुछ वहाँ पर ले जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैग इनफैक्ट आप काफ़ी देर तक अपने साथ रख सकते हैं, बस इंटरव्यू वाले रूम में आपको बैग ले जाना नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको बैठ जाना है। उसके बाद जो स्टेज होता है, वहाँ से पोडियम पे एक व्यक्ति खड़े होंगे और वहाँ से माइक से नाम पुकारते जाएंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है। तो आपका नाम पुकारा जाएगा, फिर आपको ऐसे बुलाया जाएगा। तो जब आप जाएंगे तो आपको एक टेबल नंबर बता दिया जाएगा। वहाँ पर स्टेज पे कई सारे टेबल लगे हुए होते हैं, जिसपे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे रहेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में वहाँ पर चले जाना है। इसमें जैसा हमें बताया गया था कि हमें दो दो कॉपी जेरॉक्स कराना था, सारे डॉक्यूमेंट का, ओरिजिनल का 2 कॉपी कराना था। तो 2 सेट हमें अलग अलग बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका एफिडेविट का 2 कॉपी है तो एफिडेविट का 2 आपने एक साथ में स्टिक कर दिया, नहीं। सारा सीक्वेंस का एक डॉक्यूमेंट एक बना पूरा, और दूसरा सीक्वेंस का एक डॉक्यूमेंट अलग बना, यानी एक और इसी का पूरा एक कॉपी। जैसे लेट से अगर इसमें 10 डॉक्यूमेंट होंगे तो उसी का 10 दूसरा सेट, जैसे शक्तिमान गंगाधर टाइप, लेकिन दोनों ही शक्तिमान होंगे उसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको अरेंज करके रखना है। सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है, और उस दिन का डेट डाल देना है। जैसे कि कल 24 तारीख थी, तो मैंने 24 तारीख डेट डाला था। मैंने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल प्रक्रिया से आप अवगत हो पाएँ। ठीक है। दूसरा, जो BIT कैंपस है वहाँ पर खाने पीने की आसपास ऐसा सुविधा नहीं है। तो अगर आप सुबह वाले स्लॉट में जा रहे हैं तो कोशिश करें कुछ अपने साथ खाना ले आएँ, और अगर दोपहर वाले में जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ ला सकते हैं, उधर से खा के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए आपको स्टेज पे बुलाया गया। स्टेज पे बुलाया गया आपका, इस वाले एग्ज़ाम के लिए हमें API स्कोर के बेसिस पे बुलाया गया था। तो सारा आपका API क्रॉस चेक होगा। 12th में बेस्ट ऑफ 5 लेते हैं,
तो कैसे कैलकुलेट करना है वो आप उनको बताएंगे, वो आपसे सहमत होंगे तो आपका कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है 12th के परसेंटेज के लिए, तो वैसे कैलकुलेट कर देंगे। 10th का अगर आपका CGPA वाला सिस्टम था तो 9.5 से गुना किया जाता है। अगर 10 CGPA है तो 10 इंटू 9.5 ऐसे करके जो भी फैक्टर होगा उसे कर देंगे। ग्रेजुएशन के लिए जो है जो आपका यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स होगा उसके हिसाब से वो आपका API चेक कर लेंगे। आपका जो फॉर्म होगा उसमें वो टिक करते जाएंगे, जो ऑफिसर होंगे ऐसे टिक करते जाएंगे, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे टिक करते जाएंगे। तो ये कार्यक्रम वहाँ पर ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद क्या है, आपको एक स्लिप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्लिप दिया जाएगा, उस पर ऐसा लिखा हुआ एक ऐसा आपको स्लिप मिलता है जो आपका मतलब एडमिट कार्ड का ही रहता है कॉपी। उस पर वेरीफाइड ऐसे लिखा रहेगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद बोला जाएगा आपको आप जाइए। फिर आप एक ऐसे एक गलियारा है उससे होते हुए जाओगे। इकोनॉमिक्स का वहाँ पर 2nd फ्लोर पे था, तो इकोनॉमिक्स का आपको जहाँ पर है आपको बता दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाओगे। फिर आपको एक कमरे में वहाँ पर बैठना है। वहाँ भी आपको एक कमरा बना हुआ है, वहाँ पर ऐसे बैठना है। अलग अलग वहाँ पर सीट्स हैं, कोई कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कमरे के अंदर आप आराम से बैठोगे। फिर आपको कोई स्टाफ मेंबर है या कोई ऑफिसर ही जो है आपको बुलाएंगे एक दूसरे कमरे में। तो उस दूसरे कमरे में जो आप जाइएगा तो आपका सिग्नेचर लिया जाएगा वहाँ पर, और सिग्नेचर लेने के बाद जो है आपका थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन लेने के बाद अब यहाँ से जो BSUSC ने है इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी या बायसनेस कैसे ना हो उसका एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। इतना अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, ऐसे करके एक स्लिप दिया जाता है, उसमें आपका कुछ कोड लिखा रहता है। और कोड जो है इसी रूम में जहाँ पर आपने साइन वाइन किया यहीं पर लोगों को पता होगा कि आपका वो कोड क्या है, और किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा। तो वो कोड वाला स्लिप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इस स्लिप को लेकर के आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा इस कोड में कि आपका बोर्ड नंबर कौन सा है। जैसे 12 बोर्ड बनाए गए हैं तो आपको बता दिया जाएगा आपका बोर्ड कौन सा है। मेरा बोर्ड 8 था, तो इस तरह किसी का 8 होगा, किसी का 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे बोर्ड अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मेरे बोर्ड में क्या था, मेरे बोर्ड में 3 फीमेल मेंबर थी और 1 मेल मेंबर थे। तो अब आप जैसे अब क्या है, आप अपने बोर्ड के बाहर जाके बैठे हो। बोर्ड का मतलब ये है, जैसे 8 नंबर बोर्ड है तो वो एक गेट है, उसके अंदर में एक रूम है और उसके बाहर में कुर्सी लगी हुई है। तो वहाँ पर आप अपना बारी का इंतजार करने के लिए कुर्सी पे बैठ जाओगे। फिर वहाँ पर भी एक व्यक्ति है जो असिस्ट कर रहा है, वो आपको बोलेंगे जब जाने तो आपको कमरा खोलना है खुद से, और उसके बाद आपको जाना है, जा कर के आपको ग्रीट करना है, वहाँ पर बैठ जाना है। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया 4 पैनल मेंबर वहाँ पर बैठे रहते हैं, इस वाले में 4 थे। तो ऐसा दृश्य रहेगा। ये है शायद से ये चेयरमैन लगे, ऐसा चेयरमैन का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर कौन चेयरमैन थे, बट ऐसा एक टेबल लगा हुआ है सामने में। ये एक चेयर पे आप समझ सकते हैं एक मेल मेंबर थे, यहाँ पर एक फीमेल मेंबर थी, यहाँ पर एक फीमेल मेंबर, यहाँ पर एक फीमेल मेंबर, और ये आप यहाँ पर आपकी कुर्सी है, ठीक है। कमरे का दृश्य ऐसा है कुछ, और इसके जस्ट बगल में ऐसे आपके डायगोनल में एक कैमरा पर्सन खड़ा होगा कैमरा ले करके, और आपके जस्ट पीछे में एक बोर्ड लगा होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, बोर्ड उतना ही बड़ा है जैसे कि अगर आप कभी, मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड की बात कर रहा हूँ जो जिस पे आपको लिखना होता है, पढ़ाना होता है डेमो लेक्चर के लिए। तो वाइट बोर्ड उतना ही बड़ा है। जब आप किसी यूट्यूब चैनल खोलने की शुरुआत करते हैं तो आप कितना बड़ा बोर्ड घर पे लेके आते हो, उतना बड़ा ही बोर्ड वहाँ पर रखा हुआ है। बोर्ड छोटा है जिस पे आपको लिखना होता है, उस पर 2 मार्कर है और डस्टर भी है। तो ऐसा अरेंजमेंट है। तो पहली बार क्या हुआ, आपने ग्रीट किया, आप यहाँ पर बैठ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बताया जाएगा बोर्ड मेंबर के द्वारा कि आपको जो वहाँ पर कोड मिला था वो आपको बोर्ड पे लिखना है। जो कोड है वो बोर्ड पे लिखना है कि वीडियो कैमरा में वो आएगा, और आपको वो बोलेंगे कि आपने जो भी लेक्चर तैयार किया है बच्चे, आप उसको हमें बताएं। तो फिर इसके बाद आप बोर्ड पे आते हो और आप जो भी है वो चीज़ समझाते हैं अच्छे से। मेरे बोर्ड ने मेरे से बीच में
कोई भी सवाल नहीं पूछा जिस समय पढ़ा रहा था, उस समय नहीं पूछा। कुछ लोगों का अनुभव ये भी है कि उनको बीच में भी ऐसे टोका गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे बीच में सवाल पूछें, मेरे में ऐसा नहीं पूछा गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फेज में चलते हैं। सेकेंड फेज में क्या होता है, जब आप सब कुछ पढ़ा लोगे और उसी के बीच में एक बार ऐसा वक्त आएगा कि आपको सर बोलेंगे आइए अब आप हमारे साथ सामने बैठिए, तो आप फिर वापस से कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो मेरे केस में क्या हुआ, यूजुअली ऐसा होता है जो चेयरमैन होते हैं जो आपके सामने बैठे रहते हैं। अब चेयरमैन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो सामने वाले सर थे उन्होंने ही सवाल की शुरुआत करी और जो टॉपिक रिलेटेड सवाल था वही पूछा। तो आप एज ए रेफरेंस समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाए 75% क्वेश्चन जो रहेंगे या 70% क्वेश्चन मान लीजिए वो उसी टॉपिक से रहेंगे, 70% क्वेश्चन उसी टॉपिक से रहेंगे और 30% जो होता है, लेट से मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था, तो 70% क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उसी से सवाल पूछा गया कि ये क्या है वगैरह वगैरह, जो भी मेरा टॉपिक था। बाकी जो 30% जो सवाल है वो जो सब्जेक्ट है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसके अलग अलग पहलुओं से सवाल पूछे गए थे मुझसे। तो पहले जो सर हैं उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद यहाँ पर उनके डायगोनल में एक मैम थी, उन्होंने सवाल पूछा, फिर सर ने जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 वीमेन टीचर थी उनको बोला गया सवाल पूछने के लिए, फिर उन्होंने सवाल पूछा और अंत में मुझे बोल दिया गया ठीक है योर इंटरव्यू इज ओवर, आप जा सकते हैं। अब एक ज़रूरी सवाल यहाँ पर यह है, मैं ट्रांसपेरेंसी का एक अच्छा बेंचमार्क और बायसनेस कैसे ना हो, इसके लिए हम लोग BSUC का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मेंबर को ना हमारा नाम पता है, ठीक है, ना हमारा नाम पता है, आपका नाम किसी चीज़ से भी स्टार्ट होता हो, कुछ भी उनको नहीं पता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। आप कहीं से भी पढ़ के आए हैं, आप JNU से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, आप LSE से पढ़ के आए, उनको नहीं पता है, ना आपको बताना है ना आपसे पूछा गया है। आप वहाँ पर एक विद्यार्थी की तरह एंट्री ले रहे हैं। ये मैं बिहार के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह इंटरव्यू में भी आपको बताना पड़ता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपका नाम क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर आपका PhD है कि नहीं है, आपका नेट था क्या था, आप रैंक 1 थे क्या JRF में, इन सब सवालों से उनको कोई मतलब नहीं है, ना उनको पता है। पूरे कॉन्वर्सेशन में, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको ना ये सवाल पूछा जाएगा ना आपको बताना है। तो इससे क्या होता है, जैसे आपको इंटरव्यू किस बेसिस पर है, इंटरव्यू का 12 मार्क्स जो इसमें है इंटरव्यू, वो 6 मार्क्स डिवाइड किया है। 6 इस पर जो आप लेक्चर प्रोवाइड करोगे, जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और 6 जो है जो आपसे पैनल मेंबर सवाल पूछेंगे उससे। तो आपको पढ़ाने के बेसिस पे जज किया गया कि आप कैसा पढ़ाए, है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको बच्चे को पढ़ाना ही है। आप अगर सिर्फ नेट ही पास आउट हैं लेकिन आप एक्सीलेंट हो पढ़ाने में, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, तो उनको उससे मतलब है। कोई एकदम LSE से ही पढ़ के आ गया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लेकिन पढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो उनको उससे मतलब नहीं है। तो मुझे बहुत फेयर सिस्टम लगा, और इंटरव्यू मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ताकि किसी भी जो व्यक्ति है उसका सही व्यक्तित्व आप समझ पाएँ कि उसको उस टॉपिक के ऊपर कितनी पकड़ है। जब आप सारे बायसनेस हटाते हैं अपने मन से, तभी आप ये चीज़ें देख पाते हो। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। और जस्ट इनकेस अगर नाम पूछने वाला सिस्टम रहता ही, या अगर आइडेंटिफिकेशन वाला रहता ही, तो भी हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी जगह रहता है, आप दूसरे स्टेट का इंटरव्यू दीजिएगा, उसको पता होता है कि क्या नाम है, अदर स्टेट वाला है कि इसी स्टेट का है। वहाँ पर उनको कुछ पता नहीं है कि आप बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, बंगाल से हो, उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं, जो मुझे अच्छा लगा। तो इंटरव्यू आपका ऐसे यहाँ पर ख़त्म होगा, आपको बोला जाएगा जाने के लिए। तो लेट से आपका अगर 12 से 2 वाले स्लॉट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और आपका इंटरव्यू का नंबर मान लेते हैं कि अगर 4 बजे आया है या 3 बजे आया है, क्योंकि 12 से 2 बजे भले ही लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लॉट, लेकिन धीरे धीरे 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे, क्योंकि धीरे धीरे नंबर सबका लेट से भी आ सकता है। तो जब भी आपका नंबर आएगा उस समय आप इंटरव्यू पे गए हो, लेकिन जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अभी फॉर द टाइम बिंग एज्यूम करते हैं क्योंकि मेरा इंटरव्यू 4:10 4:15 के अराउंड मेरा खत्म हो गया था इंटरव्यू, 4 बजे मान लेते हैं, ठीक है, 4 या 3:45 में ही खत्म हो गया था, 3:45 में स्टार्टिंग में मुझे मिल गया था स्लॉट, 3:45 में मान लेते हैं। तो 3:45 में जैसे आपका खत्म हुआ, उसके बाद फिर आप
आपको वही उसी कमरे में जाना है जहाँ पर आपको कोड बताया गया था, जो आपको एक स्पेशल कोड बताया गया था ना, उसी का कमरे में आपको जाना है। फिर वहाँ पर आपको आपके प्रूफ के तौर पे कि आपने इंटरव्यू में अपेयर किया है, आपको दिया जाएगा एडमिट कार्ड का ही जो वेरीफाइड वाला था वो आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद जो है आप वहाँ से निकल करके आप जहाँ आपको मन हो आप जा सकते हैं, मतलब उसके बाद यू आर फ्री कि आपको जहाँ भी जाना है। और वो जो आपको कॉपी मिलता है वो एडमिट कार्ड की ही कॉपी आपको वहाँ पर मिलता है, जिस पे वेरीफाइड लिखा हुआ था वहाँ पर उसको वेरीफाई कर लेंगे, नोट कर लेंगे उस रूम में जहाँ पर कोड दिया गया। उसके बाद आपको वापस लौटना है, आप घर वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आपको कैंपस में रहना ज़रूरी नहीं है। तो लेट से आपका 3:45 में इंटरव्यू खत्म हो गया, आप घर चले जाइए। तो यही होल प्रोसेस होता है, इसमें ऐसे ऐसे ही सब कुछ पूछा गया है। सो आई होप ये लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जिनका इंटरव्यू नहीं है उनके साथ शेयर करें, जिनका इंटरव्यू हो सकता है आने वाले समय में उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है इस चैनल पे मैं जो भी बातें बोलूँगा वो आपके काम की होगी, इधर उधर की हम लोग इस चैनल पे कोई बात नहीं करेंगे। कोई नोटिफिकेशन वगैरह की भी अगर मुझे जानकारी मिलती है तो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द बता पाऊँ और कम समय में। सो इफ़ यू वांट यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with someone. Thank you.